Hello and good morning everyone. I welcome you all at Reverse News Analysis. Today is 12 September 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Reverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हों. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज लॉन्च ऑफ वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ हिस्टोरिक स्टेप प्राइम मिनिस्टर. यहाँ पर ये कहा जा रहा है, आप सभी को पता है G20 की समिट हुई और उस G20 की समिट में इस 2 दिन की जो ये समिट थी आपकी, इसमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को क्या किया गया, आपका लॉन्च किया गया है. अब आप पहले इसका मैप देखिए तभी आपको ज़्यादा क्लियर होगा. आप यहाँ पे मैप देखेंगे, ये है आपका इंडिया. यहाँ से आपका क्या जा रहा है, हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, जो आपका मिडिल ईस्ट है और जो यूरोप है उसको एक कॉरिडोर के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे. इससे क्या होगा, देखिए पहले यहाँ पर ईस्ट कॉरिडोर आएगा जिसमें इंडिया का कनेक्शन किसके साथ हो, आपका अरेबियन जो गल्फ है, सऊदी अरेबिया यहाँ पर है, ठीक है. तो इन कंट्रीज के साथ क्या होगा, पहले कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होगी. उसके बाद हम जाएंगे नदर्न कॉरिडोर में, जहां पर जो हमारा यूरोप है उसके साथ हम यहाँ पर कनेक्ट होंगे थ्रू अ कॉरिडोर. तो इसका नाम क्या है आपका, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. तो आप लोगों को ये याद रखना है. अब इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, इंडिया को क्या बेनिफिट्स होंगे. अगर हम कंट्रीज की बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से मेंबर्स है, तो अपार्ट फ्रॉम इंडिया द अदर पार्टिसिपेंट्स विल बी इंक्लूड सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएसए एंड द यूरोपियन यूनियन. तो इसमें इतने मेंबर्स हैं, आप सभी को ये याद रखना है कि कौन कौन सी कंट्री इस मतलब कि आपका जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है इसमें यहाँ पर शामिल है. तो कौन कौन सी है, सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएसए और यूरोपियन यूनियन. अब इस कॉरिडोर का हमारा बेनिफिट क्या निकलता है, इंडिया के लिए क्या बेनिफिट है, इवन द वर्ल्ड के लिए यहाँ पर क्या बेनिफिट है. सबसे पहले बात करते हैं, हम नॉर्मली यहाँ पर देखिए, हम कोई भी कॉरिडोर यहाँ पर स्टैब्लिश करते हैं, इसकी बात करते हैं बनाने की, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट होता है हमारा किसका, कनेक्टिविटी का. क्या होगा आपका, यहाँ पर जो हमारी कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी. कनेक्टिविटी यहाँ पर हमारी जब इम्प्रूव होगी तो इससे क्या होगा, जो हमारा ट्रेड होगा वो इनहेंस होगा, हमारा ट्रेड भी बढ़ेगा. ओके. सेकंड हम बात करते हैं, ये जो आपका गल्फ रीजन है, ये सऊदी अरेबिया की बात करते हैं. यहाँ पर पाकिस्तान की क्या होती थी, आपकी मोनोपोली होती थी. अगर हमें कहीं कुछ भी मेडिटेशन करवाना हो या फिर हम बात करते हैं बातचीत करवानी है, तो सबसे पहले हमें, जैसे कि सऊदी अरेबिया के जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ यहाँ पर अच्छे हैं, तो मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो पाकिस्तान के इस रीजन में हमें मोनोपोली देखने को मिलती थी. हमें पाकिस्तान का यूज करना पड़ता था इन कंट्रीज से पहले बात करने के लिए. तो एक तरीके से क्या होगा, जो पाकिस्तान और एक तरीके से अब जो चाइना भी है, इनका यहाँ पर जो प्रेजेंस है वो कम होगा. ओके. थर्ड हम बात करते हैं, इस आर्टिकल में ही दिया गया है कि ये किसके अगेंस्ट में, आपका जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, ये इसके अगेंस्ट में आपका कौन सा प्रोजेक्ट अब आ गया है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए अगर सबसे पहले हम बात करते हैं, सो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर विल हेल्प इन प्रमोटिंग फूड सिक्योरिटी. ये क्या करेगा, जो हमारा सप्लाई चेन है बिटवीन द डेवलपिंग कंट्रीज, फूड सिक्योरिटी को ये प्रमोट करेगा. इसमें हमारे साथ क्या हो रहा है, आपकी जो अरेबियन गल्फ टू यूरोप और जो हमारा नॉर्थ कॉरिडोर है, अरेबियन गल्फ को नॉर्थ कॉरिडोर से यहाँ पे कनेक्ट होगा, और हमारा जो अरेबियन गल्फ है, हम ये देख रहे हैं अरेबियन गल्फ, ये नॉर्थ कॉरिडोर से यहाँ पे कनेक्ट होगा और ये यहाँ से कनेक्ट होगा. तो इससे क्या होगा, हमारा जो सप्लाई चेन है वो यहाँ पर डेवलप होगा, फूड सिक्योरिटी हमारी यहाँ पर प्रमोट होंगी. ओके. और भी क्या कॉम्प्लीमेंट करेगा, The project will feature a railway network that will complement the existing sea and routes. यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में हमने रेलवे नेटवर्क का फीचर भी सामने रखा है, जिससे हमारे पास डाइवर्सिफाई मतलब कि डाइवर्स इकोनॉमिक रूट्स हों, ट्रेड रूट्स हों, जहाँ से हम क्या कर सके, ट्रेड कर सकें. ओके. ये हमारा जो ज्योग्राफिकल एडवांसमेंट है इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है. देखिए, अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट चाइना ट्राई टू कनेक्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद चाइनाज इकोनॉमी. चाइना का जो हमारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, उसके थ्रू चाइना ने क्या किया है, वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स को एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है. इसी तरीके से ये जो हमारा कॉरिडोर है वो क्या कर सकता है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इससे हम वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. सो द प्रोजेक्ट एम टू इनेबल ग्रेटर ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज इन्वॉल्व इंक्लूडिंग द एनर्जी प्रोडक्ट्स. द प्रोजेक्ट
is being seen as an alternative to China's huge Belt and Road Initiative project। ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो चाइना का जो हमारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है उसका क्या समझ में आता है, एक अल्टरनेटिव सामने निकल कर आता है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ इंडिया मिडिल ईस्ट, हम यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है आपका, ये हमारा किसका पार्टनरशिप है? द प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। हमारा यहाँ पर जो पार्टनरशिप फॉर रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट था, ये उसी का क्या है, एक मतलब कि आप कह सकते हैं एक्सटेंडेड वर्जन है। ओके, किसका वर्जन है आपका? ये एक्सटेंडेड मतलब आगे बढ़ाया हुआ एक सामने नजर आता है। इसमें कौन कौन सी जितनी भी आपकी G7 कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन है वो एक साथ क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेट करके इनिशिएटिव कर रहे हैं, है ना, सामने आ रहे हैं। और ये क्या है आपका, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका क्या है, एक अल्टरनेटिव है। ये क्या करने जा रहा है, ये जो कॉरिडोर है हमारा यूरोप से हमारा कनेक्ट करेगा, मिडिल ईस्ट से हम कनेक्ट होंगे और एशिया भी हमारा क्या उसमें इसमें एक साथ ये तीनों जो रीजन है वो कनेक्ट होंगे थ्रू रेलवे एंड सी। ओके, इससे हमारा क्या एम्बिशन है, हम ये भी देख लेते हैं कि इससे हमारा जो एक्सपोर्ट है क्लीन एनर्जी का, हमारा जो अंडर सी केबल्स हैं उसको एक्सपेंड किया जाएगा, एनर्जी ग्रिड्स और टेलीकम्युनिकेशन, इवन जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन लाइंस भी हैं उनको भी क्या किया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा। ओके, सो आई होप दिस प्रोजेक्ट इज क्लियर टू यू कि व्हाट इज इंडिया। हम किसकी बात करें, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की। तो इसमें यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस थे, है ना, उन्होंने इसको ये कहा है कि जो वेस्ट एशिया का मतलब लॉन्च है हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बहुत ही हिस्टोरिक स्टेप है हमारे लिए। ओके, सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, बट बिफोर में हम नेक्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारा कल का क्वेश्चन। तो कल का क्वेश्चन हमारा क्या था? ओके, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी एंड आपको ये बताना था वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट, है ना। इसमें से हमें क्या बताना था कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है मोरिंगा ड्रम ट्रीज। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ड्रम स्टिक्स ट्री होती है उसे कहते क्या है, मतलब कि ये है क्या, ड्रम स्टिक ट्री जो ट्री है ये कौन सा प्लांट है। तो पहले आप इसकी पिक्चर देख लीजिए, आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। आप लोग ने इसको शायद खाया भी होगा, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा होगा, शायद कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आपको दिख रहा है, ये है हमारे ड्रम स्टिक। ये इसके छोटे छोटे लीव्स होते हैं, इसके जो प्लांट्स होते हैं इस तरीके से होते हैं, पेड़ इसका जो ट्री होता है ऐसे, इसमें छोटे छोटे लीव्स होते हैं आपके और व्हाइट कलर के थोड़े थोड़े इसमें फ्लावर्स भी आते हैं और ये स्टिक की तरह होता है। इसका जो फ्रूट होता है ना वो एकदम स्टिक की तरह होता है, इसके अंदर से सीड्स भी बड़े बड़े निकलते हैं। तो इसका हम एज अ वेजिटेबल भी इसका यूज करते हैं और भी अदर चीजों में इसका क्या किया जाता है, आपका यूज किया जाता है। ओके, सो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपका मोरिंगा जिसको हम कहते हैं, जो जिसको हम ड्रम स्टिक के नाम से भी जानते हैं, इज अ लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री। क्या कह रहे हैं ये कि आपका क्या है, ये लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री है। सेकंड हम बात करें किसके, टैमरिंड ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रही है कि आपका जो टैमरिंड है ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। ये जो टैमरिंड ट्री मतलब कि आपका जो इमली का पेड़ है वो साउथ एशिया में क्या है, एंडेमिक है, सिर्फ वो साउथ एशिया में पाया जाता है और कहीं भी नहीं पाया जाता। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है या इनकरेक्ट, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिंड इज कलेक्टेड एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया में हम क्या कह रहे हैं कि बहुत सारा जो टैमरिंड होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मतलब कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर कि बहुत फॉरेस्ट है यहाँ पर, बहुत ही कम तरीके से क्या होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट टैमरिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा। ये कहा जा रहा है कि इंडिया क्या करता है, जो टैमरिंड है और सीड्स ऑफ मोरिंगा है इसको एक्सपोर्ट करता है। क्या करता है, मतलब कि जो आपका इमली के बीज हैं और आपके जो मोरिंगा के जो सीड्स होते हैं उसको इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या कह रही है, सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। ये कहा जा रहा है कि जो टैमरिंड है आपका, इमली के जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, और मोरिंगा के जो सीड्स होते हैं उसका यूज हम बायोफ्यूल्स के प्रोडक्शन में करते हैं। ओके, सो पहले आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, देन इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग फिर से अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, देन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर करेंगे।
सो फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोग देखिए, मोरिंगा ड्रम स्टिक ट्री इज अ लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ड्रम स्टिक ट्रीज होती हैं ये क्या है, इज अ लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री है। क्या है आपकी, ये लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, ये आपकी गलत हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि जो आपके ड्रम स्टिक होते हैं ये एवरग्रीन नहीं है, ये क्या आपके डेसिडियस है। क्या है, ये आपके डेसिडियस ट्री की कैटेगरी में आते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहीं से करेक्ट हो जाती है। देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट भी पता है ना, तो अब आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन सी में भी है, ऑप्शन डी में है। तो तीनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ से एलिमिनेट हो गई। आपके पास क्या बचता है, ऑप्शन बी ओनली। तो 3, 4 एंड 5। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, जो टैमरिंड ट्री है इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है, क्योंकि सिर्फ साउथ एशिया में नहीं, ये आपको साउथ अफ्रीका में भी, अफ्रीका जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहां भी देखने को मिलते हैं। थर्ड हम बात करते हैं, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिंड इज कलेक्टेड एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है। फोर्थ की बात करते हैं, तो इंडिया क्या करता है, जो आपका टैमरिंड और जो मोरिंगा के जो सीड्स होते हैं उसको एक्सपोर्ट करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। फिफ्थ स्टेटमेंट इज सेइंग सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज मोरिंगा और टैमरिंड के सीड्स का हम यूज करते हैं किसके प्रोडक्शन में, बायोफ्यूल्स के प्रोडक्शन में। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं हम उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो, मोरिंगा ओलियोफेरा इज अ प्लांट दैट इज ऑफन कॉल्ड द ड्रमस्टिक ट्री। इसे हम ड्रमस्टिक ट्री के नाम से भी जानते हैं। इसे हम मेरिकल ट्री भी कहते हैं, बैन ऑयल ट्री भी कहते हैं और हॉर्स रेडिश ट्री भी कहते हैं। ओके, ये बहुत सेंचुरीज में इसका मेडिसिनल पर्पस के लिए और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इसमें यूज किया जाता है। इसमें एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी डिप्रेशेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसका मेडिसिनल पर्पस के लिए और हेल्थ बेनिफिट में, मतलब कि हमारी हेल्थ में भी इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। ओके, ये क्या है आपका एवरग्रीन और सेमी डेसिडियस क्या है, इसका जो नेचर है वो कैसा है, ये सेमी डेसिडियस होता है, बिकॉज ऑफ विच इज एक्सटेंसिवली बीइंग ग्रोन इन सेमी एरिड रीजन इन इंडिया। इसलिए इसका जो इंडिया में सेमी एरिड रीजन है, मतलब कि ऐसे रीजन जहां पर ना तो ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा बारिश होती है, तो उस रीजन में इसको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। टैमरिंड की बात कर लेते हैं, इसे हम टैमरिडियंस इंडिका, इसका जो साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम, ये आपको याद रखना है। ये एक लेग्यूमिनस ट्री है बियरिंग एडिबल फ्रूट्स। इसका जो फ्रूट होता है, जिसको हम इमली, आप सभी ने खाई होगी, आप सभी को पता भी होगा। ये जो इंडिजीनियस है, ट्रॉपिकल अफ्रीका में मेनली पाया जाता है। ओके, नेटिव कहाँ कहाँ का है, ये आपका अफ्रीका और इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में इसको ग्रो किया जाता है। सो साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका, हर यहाँ पर ये आपको क्या होता है, ग्रो दिखाई देता है। ये टैमरिंड को एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रूप में हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। इंडिया क्या है आपका, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बोथ टैमरिंड एंड सीज ऑफ मोरिंगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि इंडिया क्या है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसका, बोथ टैमरिंड एंड सी मोरिंगा को एक्सपोर्ट करने में। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। अब आपके पास कुछ प्लांट्स की नेम दिए गए हैं एंड यू हैव टू टेल वेदर इन प्लांट्स में से कौन सा प्लांट आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट के रूप में हम इसको जानते हैं। ओके, सो आपके पास यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, अल्फलाव, अमरनाथ, चिकन पी, क्लोवर, पार्सलेंस, जिसको हम गुल्फा के नाम से भी जानते हैं, और स्पिनिच। पहले आप लोगों को मैं इन सारे प्लांट्स के पिक्चर दिखा देती हूँ, तो आप लोगों को ये ज्यादा समझ में आएगा। आपको क्या बताना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो आपको प्लांट्स के नेम दिए गए हैं, इसमें से कौन सा प्लांट नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है यहाँ पे। ओके, तो आपके पास कोड क्या है, 1 3 4 ओनली, 1 3 5 6 2 4 5 6 1 2 4 5 6। ओके, अब पहले हम इन प्लांट्स का देख लेते हैं क्या क्या है, कौन कौन से हैं। तो देखिए, ये है पहला जिसकी हम बात करें, किसकी, अल्फलाव की। जो आप लोगों ने मेथी खाते हैं, आप सभी लोगों ने मेथी तो देखी होगी, तो ये पहला वाला मेथी है, उसका नाम पे आप लोग ना जाइएगा। सेकंड है आपका अमरनाथ, ये है आपका अमरनाथ। आप लोगों ने ठंडियों में जब विंटर सीजन आता है उस टाइम पे, जैसे कि अगर आप अपनी लोकल लैंग्वेज में बोले तो भाजी जिसको हम बोलते हैं, ग्रीन लीव्स होती हैं जो ये रेड, कुछ रेड कलर की भी होती हैं, जैसे हम रेड कलर की जो लीव्स होती हैं, कुछ ये ग्रीन लीव्स होती हैं, ये इस तरीके के ऐसे ग्रो करती हैं। इसको हम ऐसा वेजिटेबल्स भी यूज करते हैं, इसको खाते भी हैं, सब्जी बनाते हैं इसकी, तो इसको हम अमरनाथ के नाम से जानते हैं। थर्ड है हमारा चिकपी, जो चना और छोले, आप सभी ने इसको सुना ही होगा, तो ये थर्ड वाला हो गया। ये
टाइप का प्लांट है जिसको हम क्लोवर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोवर। आप लोगों ने इसको रोड साइड बारिश वगैरह में देखा होगा। तो ये इस तरीके की इसकी लीव्स ऐसे हार्ट शेप में होती हैं, इस तरीके से होती हैं। ठीक है, तो क्या ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है या नहीं, ये पता करना है आप लोगों को। फिफ्थ वन था हमारा गुल्फा, जिसको हम गुल्फा भी कहते हैं। इसको भी हम एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं। इसका जो टेस्ट होता है ना, सॉर होता है, खट्टा खट्टा होता है। जब इसकी सब्जी जब हम बनाते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा खट्टा खट्टा सा होता है। और ये कहीं भी जो आपका रॉकी एरिया होता है, मतलब थोड़े बहुत भी पत्थर हैं और इसको पानी मिल गया, तो ये ग्रो कर जाता है आपका, इजिली बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है ये। इसको हम गुल्फा भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो लीव्स होती है थोड़ी स्पंजी टाइप की होती हैं, मोटी मोटी सी होती हैं, इसको हम गुल्फा कहते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे देखा होगा। इवन आप लोगों की जो घर में हम प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, है ना, ग्रो करते हैं, तो ये कहीं भी ऐसे ग्रो कर जाती हैं। लास्ट वन तो आप लोगों को पता ही है, स्पिनच, जिसको हम पालक कहते हैं। तो इसमें से हमें क्या बताना है, क्वेश्चन क्या है था आपका, कि क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को ये बताना है कि इसमें से कौन सा प्लांट नाइट्रोजन फिक्स करता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। बट बिफोर दैट आप लोगों को सभी को इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों का आंसर यहाँ पर करना है। थर्ड वन है हमारा क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब आपके पास यहाँ पर कुछ कंट्रीज के नेम दिए गए हैं और बॉर्डरिंग सी एरिया है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्री, मतलब कि यहाँ पर कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। व्हाइट सी है आपका, क्या इसकी बॉर्डर रशिया के साथ लगती है, मतलब कि इसकी बॉर्डर क्या रशिया के साथ लगती है, क्या ये पेयर आपका सही है। सेकंड है आपका नॉर्थ सी, नॉर्थ सी क्या इसका जो बॉर्डर है वो स्वीडन के साथ लगता है। थर्ड है आपका ब्लैक सी, ब्लैक सी का क्या थोड़ा बहुत भी बॉर्डर अगर लग रहा है तो आपको ये बताना है कि हाँ ये पेयर जो है आपका करेक्ट है, मोल्डोवा के साथ यहाँ पर लगता है। मेडिटेरियन सी आपका इटली और एड्रिएटिक सी इटली। ओके, तो इसमें से कौन सा पेयर आपका करेक्टली मैच्ड है, कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, ये आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कल दिया जाएगा। सो मेक श्योर आप लोग कल का वीडियो देखना ना भूलें। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा रीडिंग इंडियाज फूड इनसिक्योरिटी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, फूड इनसिक्योरिटी की। फूड इनसिक्योरिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन आपका बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मतलब कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई जब बढ़ती है मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आज मैं यहाँ पर 10 ये पेन मैंने खरीदा, कितने रुपए का, 5 रुपए का, और कल मैं ये पेन खरीदने गई तो ये पेन मुझे मिलता है कितने रुपए का, 10 रुपए का। तो यहाँ पर इस पेन का प्राइस इंक्रीज हो गया, कितने रुपए, 5 रुपए इंक्रीज हो गया। तो मतलब हमने ये कहा कि ये इन्फ्लेशन हो गया, 5 रुपए का यहाँ पर महंगाई हो गई है। ठीक है, अब हम इसको हम फूड के कंटेक्स्ट में देखते हैं, हमारा जो फूड है उसके कंटेक्स्ट में देखते हैं। इसी तरीके से आपका जो फूड का प्राइस है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब जब फूड का प्राइस इंक्रीज होता है, जैसे कि हमारी जो थाली होती है, इसमें थाली का एग्जाम्पल दिया गया इस आर्टिकल में, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे कहा गया है कि हमारी जो थाली होती है इसमें हम बहुत सारे आइटम्स का यूज करते हैं, जैसे कि आपकी दाल हो गई, चावल हो गई, रोटी हो गई, मिलेट्स हो गए, आपका डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, बहुत सारे आइटम्स हम यूज करते हैं। बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, ड्यू टू इन्फ्लेशन इन सारे जो थाली में हमारे प्रोडक्ट्स हैं इनका प्राइस क्या हो रहा है, आपका राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब हमारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि हम क्या कर सकें, जितने भी ये फूड आइटम्स हैं इनको परचेस करें, खरीदें, क्योंकि हमारा जो सारा जो वेजेस सैलरी मिलती है वो किस में जा रहा है, हमारे फूड में ही जा रहा है। हमें कुछ सेविंग्स भी तो करनी होंगी। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे जो ये फूड आइटम्स है इसको हम कम करने लगते हैं। हमने मान लीजिए यहाँ पर जो हम मिलेट्स का यूज करते थे, सैलेड्स का यूज करते थे, डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज करते थे, इसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया हमारे डाइट से। अब जब धीरे धीरे आपकी डाइट से ये सारी चीजें क्या होती हैं, हटने लगती हैं, तो इससे क्या होता है, इसका जो इम्पैक्ट होता है आपकी हेल्थ पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, आपकी हेल्थ पर पड़ता है। हेल्थ पर पड़ा तो देखिए एक विशियस साइकिल यहाँ पर स्टार्ट होगी। आप लोग यहाँ पर एक साइकिल बना सकते हैं और देखिए आप इसी तरीके से यहाँ पर साइकिल बनाएंगे, आपको समझ में आएगा। इन्फ्लेशन हुआ, ठीक है, इन्फ्लेशन हुआ जिसके कारण जो हमारे फूड आइटम्स थे हमने उसमें क्या कर दी, उसमें कमी कर दी हमारी थाली में। इससे क्या हुआ, इसका जो इम्पैक्ट है हमारी हेल्थ पर पड़ा। हेल्थ पर पड़ा, अब हम कहाँ जाएंगे, हेल्थ सिस्टम, हॉस्पिटल जाएंगे। हॉस्पिटल हमारा इसमें कहाँ, इसमें खर्चा लगा, हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ा, हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ा, अल्टीमेटली यहाँ पर हम क्या बन गए, फिर से हमारे पास पैसों की कमी आ गई, हम पुअर हो गए। पैसों की कमी आ गई, इन्फ्लेशन ऑलरेडी है, फिर से हमने क्या किया, हमारे फूड आइटम्स में जो हम फूड आइटम्स ले रहे हैं, जो न्यूट्रिशन हमें लेना चाहिए उसमें हमने क्या कर दी, कमी कर दी फिर से। तो ये एक तरीके से आपको एक साइकिल दिखाई दे रही है, विशियस साइकिल, आपकी जो पॉवर्टी है उसकी।
है ना। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, आपको इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये आपकी, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। क्या है इसका नाम, देखिए एविडेंस है हमारे पास, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेटेड द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन अक्रॉस कंट्री अनेबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट। ये यहाँ पर स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन फाओ की एक रिपोर्ट आती है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें ये कहा जाता है कि हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है, कंट्री की जो पॉपुलेशन है, वो हेल्दी डाइट को अफोर्ड करने में क्या है, अनेबल है। आई होप आपको ये स्टेटमेंट जो है वो क्लियर होगा कि मतलब हमारी बहुत सारी जो पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो वो एक हेल्दी डाइट जो है उसको अफोर्ड करने में क्या है, आपकी अनेबल हो रही है, उन चीजों को हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। आप यहाँ पर डेटा देखेंगे, द फिगर फॉर इंडिया इन 2021 इज डिवेस्टेटिंग टू नोट, एन एस्टिमेटेड 74% ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट। इंडिया में 74% जो लोग हैं वो एक हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। खाना उनको 2 वक्त की रोटी तो हर किसी को मिल जाती है, लेकिन जो एक हेल्दी डाइट होती है वो यहाँ पर उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। गिवन अ पॉपुलेशन ऑफ 1400 मिलियन, दिस मेक्स द अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन इंडियंस। यहाँ पर मतलब कि टोटल आप कह सकते हैं 1 बिलियन इंडियंस हैं जो कि एक हेल्दी डाइट है उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अ श्रिंकिंग एबिलिटी ऑफ हाउस होल्ड टू फाइनेंस देयर फूड रिक्वायरमेंट्स इज एविडेंट ऑल्सो इन स्टडीज अंडरटेकन इन इंडिया इटसेल्फ। तो मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं है, फूड, एक तो इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन के कारण क्या हो रहा है, उनके पास फाइनेंस नहीं है इतना, क्योंकि क्या है, इन्फ्लेशन तो हो रहा है बट उनका वेजेस इतना ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे, जो हम यहाँ पर थाली की हम बात करते हैं, जो हमारी होम की थाली, जैसे कि हमारा जो फूड आइटम जो है उसमें 65% क्या हुआ, राइज हुआ है, लेकिन जो मैनुअल वर्कर्स हैं उनका जो एवरेज वेजेस है, मतलब कि आपका इन्फ्लेशन यहाँ पे मान लीजिए 65% क्या हुआ है, आपका राइज हुआ है, और पैसे, हमारे पैसों में भी बढ़ोतरी हो रही है, जैसे कि सैलरी जो हमें मिल रही है, बट उसमें कितना राइज हुआ है, 38%। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज्यादा गैप है। तो क्या इस वेज में जो आपका 38% राइज हुआ है, मान लीजिए आपका खाना आ रहा है 100 रुपए का और हमें पैसे कितने मिल रहे हैं, सिर्फ 70 रुपए मिल रहे हैं, तो क्या हम 70 रुपए में 100 रुपए का जो डिमांड है उसको कंप्लीट कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे, नहीं। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे आपके जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, आपकी फैमिली हेल्थ सर्वे, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है उस 2019 एंड 21 में ये कहा गया है कि जो आपके एनीमिया के विमेन में और चिल्ड्रन में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण एनीमिया के जो केसेस हैं उसमें राइज देखने को मिलता है। ओके, और ये भी अब देखिए बहुत सारे स्टंटिंग है, आपकी जो वेस्टिंग है चिल्ड्रन में, वो भी क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। अब एनीमिया को हम कैसे यहाँ पे कवर कर सकते हैं, विमेन में जो 50% हमारी जो एडल्ट विमेन है, एस्टिमेट यहाँ पर लगाया गया कि वो एनीमिक हैं। ओके, सो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है, हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं जब तक उन्हें एक हेल्दी डाइट नहीं मिलेगी। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर इस आर्टिकल में दिया गया है कि इंडिया को जरूरत है एक सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की। आपका एक पहला ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, अब हमें किसकी जरूरत है, एक सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो बहुत बड़ा जो सेक्शन है, एग्रीकल्चर का जो बहुत बड़ा सेक्शन है, वो किसमें इंक्लूड होता है, आपका जीडीपी में इंक्लूड होता है। इंडिया के पास बहुत सारा लैंड भी है, बट इंडिया के पास जो इतना लैंड है ना वो इतना एफिशिएंट नहीं है, मतलब कि उसमें इतनी ज्यादा एफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि जितने लैंड में हम यहाँ पर फूड प्रोडक्ट्स को ग्रो करते हैं उससे कहीं ज्यादा अदर कंट्रीज उतने ही लैंड में क्या करती हैं, उसका डबल यहाँ पर क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं। ओके, तो हमारी जो यील्डिंग प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए हमें अब क्या चाहिए, एक सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए। इंडिया हैज़ अ रिच एक्सपीरियंस इन दिस एरिया, हैविंग इंजीनियर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960s। 1960s में हमारा पहला ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, बट अब इस टाइम पर अगर हम देखें तो एक्सट्रीम फूड शॉर्टेज बिटवीन द टू सक्सेसिव ब्रॉट द गवर्नमेंट ओवर जस्ट द सप्लाई साइड रिस्पॉन्स बाय प्रोवाइडिंग फार्मर विद हाई यील्डिंग सीड्स। तो यहाँ पर कुछ हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे कि हम क्या इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड आपकी सीड्स हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। हमारा जो सप्लाई साइड है, आपका इन्फ्लेशन कब होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, ये हम कह सकते हैं जब मार्केट में प्रोडक्शन ज्यादा हो, मतलब कि आपका सप्लाई साइड से प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा हो, मार्केट में प्रोडक्ट एक
एडिक्वेट अमाउंट में क्या हो, अवेलेबल हो, तब हम कह सकते हैं कि जो फूड आइटम्स का जो प्राइस है, इन्फ्लेशन में यहाँ पे कमी आएगी। तो हमें सप्लाई साइड क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी। अब सप्लाई साइड कैसे हम बढ़ा सकते हैं कि हमें जो इनपुट कॉस्ट है उसको हमें क्या करना होगा, कम करना होगा। क्योंकि क्या होता है, जितना हम यहाँ पर खेती में लगा देते हैं उतना हमें उसका प्रोडक्शन जो आउटपुट मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है। तो हमें इनपुट जो कॉस्ट है उसको कम करना होगा, तभी हम आउटपुट को इंश्योर कर सकते हैं। सो ये कुछ यहाँ पर हम मेजर्स ले सकते हैं, सॉल्यूशंस है जिससे हम जो फूड इनसिक्योरिटी है इससे टैकल कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। आप इस आर्टिकल को यहाँ पर आपके साथ पीडीएफ शेयर करी जाएगी, आप लोग अच्छे से इस आर्टिकल को यहाँ पर पढ़िएगा। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है आपके लिए। जैसे कि अब गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम लेकर आती है। पीडीएस सिस्टम है हमारा, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इवन हम न्यूट्रिशन पर भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, है ना। हम जिसे हम श्री अन्न कह रहे हैं आज के टाइम पे, श्री अन्न आपको, जिसको मिलेट्स को हम श्री अन्न के नाम से जानते हैं। ओके, तो मिलेट्स का हम यहाँ पर प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इसका हम और ज्यादा हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि इससे आपको न्यूट्रिशंस मिलेंगे। जो फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, सब्सिडीज, इन सारी चीजों को और ज्यादा फ्यूल किया जा सकता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ऑलरेडी आपका जो इन्फ्लेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट वन, इंडियाज मूवमेंट। यहाँ पर अब इंडिया की मूवमेंट की बात की जा रही है। आपकी G20 के समिट हुए, अब इसमें आप सभी को पता है हम बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे हैं इंडिया को। हर एक कंट्री क्या कर रही है, बहुत ज्यादा प्रेज कर रही है कि इंडिया का यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा दिल्ली डिक्लेरेशन है उसको सारी कंट्रीज ने विदाउट एनी मतलब कि प्रॉब्लम, कन्फ्लिक्ट है, यहाँ पर उसको डिक्लेरेशन को साइन किया है, उसे यहाँ पर अडॉप्ट किया है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का मतलब ये है जैसे कि कोई भी समिट होती है, यहाँ पर सिर्फ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की नहीं, हम किसी भी डिक्लेरेशन की बात करते हैं, कोई भी XYZ यहाँ पर समिट होती है, उसके बाद क्या होता है, एक पूरा कंक्लूजन निकलता है। क्या निकलता है उस समिट का, एक कंक्लूजन निकलता है, उस मीटिंग का कंक्लूजन होता है कि इसमें ये चीजें हुई हैं, हमने इस बेसिस पर यहाँ पर इन चीजों पर बातचीत की है और हम ये काम करने यहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, क्या जितने भी मेंबर्स यहाँ पर इस समिट में मतलब ये प्रेजेंट थे, क्या इस चीज से वो एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो मतलब सहमति होना, कंसेंसस होना हर एक कंट्री का, ये बहुत बड़ा आपका फैक्टर होता है। जैसे कि आप देखेंगे लास्ट ईयर यहाँ पर जो बाली की समिट हुई थी उसमें चाइना और रशिया यहाँ पर जो कंसेंसस थे उनके नहीं मिल पाए थे, बहुत सारी कंट्रीज के कंसेंसस नहीं मिल पाए थे। बट यहाँ पर जो हमारा G20 समिट हुआ है, दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है, इसको सारी कंट्रीज ने विदाउट किसी यहाँ पर हम कह सकते हैं बातचीत के, यहाँ पर उसको क्या किया है, अडॉप्ट किया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक सिग्निफिकेंट रहा है। इंडियाज नेगोशिएटर बीइंग एबल टू पुल ऑफ व्हाट फ्यू हैव अचीव्ड थस द डिटेंशन बिटवीन द वेस्टर्न G7 EU एक्सिस एंड रशिया चाइना कंबाइंड। अब अगर आप G20 को देखेंगे, G20 है आपका, इसमें आपको वेरियस सेक्शन देखने को मिलते हैं। एक आ जाता है आपका रशिया एक तरफ और दूसरी तरफ चाइना। ठीक है, थर्ड यहाँ पर सेकंड ग्रुप कौन सा आ जाता है, G7 कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन आ जाता है। अब इन दोनों के बीच में आपको, इंडिया को क्या चाहिए था, एक बैलेंस अप्रोच चाहिए था। हमें कुछ ऐसा डिक्लेरेशन लेकर आना था जिससे दोनों साइड जो है आपकी यहाँ पर क्या हो जाए, मतलब कि इसको अडॉप्ट कर ले। आप नेक्स्ट अगर देखेंगे यहाँ पे सऊदी अरेबिया, ईरान, अभी हाल ही फिलहाल में सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ है। इनके जो रिलेशन है उसको इंप्रूव करने के लिए चाइना ने इसे ब्रोकर करवाया है। तो देखिए, आप सब देखेंगे G20 में आपको बहुत सारी कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज दिख रही हैं। अब इन पार्टीज के बीच में एक बैलेंस को क्या करना, एस्टैब्लिश करना, ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए क्या था, चैलेंज था। बट हमने इसमें क्या करी है, महारत, मतलब कि हमने इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट मतलब कि किया है। ओके, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि as every Indian ministerial meeting ended without success in a joint statement। हमारे यहाँ पर बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं G20 की समिट होने से पहले। अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पर बहुत सारी मीटिंग हुई है। इवन आप देखेंगे 25 यहाँ पर मीटिंग हुई है जिसमें कि जो एक लास्ट में जो डिक्लेरेशन होता है, कंक्लूजन, वो नहीं बन पा रहा था। बट स्टिल इंडिया का जो ये मिडिल पाथ पॉलिसी हमारे लिए क्या बना है, एक बिगेस्ट स्ट्रेंथ हमारे सामने बनकर नजर आया है। So 83 पैराग्राफ डिक्लेरेशन मेड प्रोग्रेस इन क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन, क्रिस्टलाइज फिगर ऑन नियरली 10 ट्रिलियन नीडेड फॉर क्लाइमेट चेंज। तो आप इसमें देखेंगे क्या क्या डिक्लेरेशन में हुआ है आपका। हम क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन की बात की गई है, यहाँ पे 10 ट्रिलियन
मतलब कि जो $10 ट्रिलियन इसको यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के लिए एडॉप्शन और मिटिगेशन प्रोजेक्ट के लिए रखा गया है। ग्लोबल साउथ को प्रोजेक्ट के लिए ऑल्दो यहाँ पर फेल टू एग्री ऑन एनी फॉसिल फ्यूल फेस आउट डेडलाइन। यहाँ पर हमारा जो फॉसिल फ्यूल फेस आउट डेडलाइन है इसमें यहाँ पर हम एग्री नहीं हो पाए हैं, बट अदर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हमें यहाँ पर मिला है। उसके बाद आप देखेंगे अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पे एडमिशन मिला गया है, उसकी मेंबरशिप को यहाँ पर क्या कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। अब शायद ये G20 से इसका जो नेम चेंज होकर क्या बन जाएगा, आपका G21 भी हो सकता है, होगा ही, ऑब्वियसली होगा। ओके बात, फिर हम यहाँ पर देखेंगे हमारा जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए स्टेप रहा है। फाइनली हम बात करें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इसमें हम प्रॉमिस हुआ यूएस इन्वेस्टमेंट करेगा और जो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, ड्रॉन आउट किया जाएगा। हमारे यहाँ पर टोटल 200 मीटिंग्स हुई हैं, मतलब जो G20 से पहले हमने बातचीत करते थे ना कि ये आपके टूरिज्म के सेक्टर में मीटिंग हो रही है, यहाँ पर मीटिंग हो रही है, वहां पर मीटिंग हो रही है। सो हमारी टोटल 200 मीटिंग्स हुई हैं ओवरऑल 60 सिटीज ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम टोटल ड्रॉइंग मोर देन 1 लाख ऑफिशियल विजिटर्स फ्रॉम 125 कंट्रीज। यहाँ पर 125 कंट्रीज से टोटल 1 लाख जो मिनिस्टर्स हैं उनकी यहाँ पर टोटल मीटिंग हुई है। ओके, सो ये मतलब कि आप देखेंगे अभी लास्ट में ये कहा जा रहा है कि नवंबर में, अभी देखिए इंडिया के पास प्रेसिडेंसी कब तक रहेगी, नवंबर तक रहेगी। ऑल्दो उन्होंने हैंडओवर ब्राजील को कर दिया है, बट इसका जो ऑफिशियल यहाँ पे जो काउंट किया जाएगा उनका ब्राजील का प्रेसिडेंसी दिसंबर से की जाएगी। बट उससे पहले आप देखेंगे अभी नवंबर में इंडिया ने क्या कहा है कि हम एक वर्चुअल समिट करेंगे, मतलब G20 की एक वर्चुअल समिट की जाएगी कि हमने जो जो यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए हैं उसमें किस कंट्री ने, एक तरीके से स्क्रूटनी होगा कि किस कंट्री ने यहाँ पर कितना काम किया है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। अब ये दोनों आर्टिकल जो हैं आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है, ये आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन आ जाती है। कश्मीर वैलीज ग्रोअर्स आर एंशियस एज इम्पोर्ट ड्यूटी इज रिलैक्स्ड ऑन अमेरिकन एप्पल्स। अब एक्चुअली हम एप्पल्स की बात करते हैं, एप्पल्स मतलब आपका जो एप्पल फ्रूट होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। इंडिया में अगर हम बोले 100% जो हमारा एप्पल का प्रोडक्शन होता है उसका 73% जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, जम्मू एंड कश्मीर में होता है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना प्रोडक्शन, 73% जो प्रोडक्शन होता है एप्पल्स का वो कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में होता है। अब देखिए मे बी G20 की साइड लाइन में क्या होता है, हम कुछ भले हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है 73% प्रोडक्शन हो रहा है, बट बहुत सारे जो आइटम्स होते हैं हम उसको क्या करते हैं यहाँ पर इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं उसमें हम क्या लगाते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, जिससे क्या हो कि अगर जब हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे तो उस पर्टिकुलर आइटम का जो प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे वो क्या होगा, जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट होगा उसको किसी तरीके से यहाँ पर हर्डल नहीं करेगा। एक तरीके से कॉम्पिटिशन डोमेस्टिक मार्केट्स का हमारे उसको कोई भी हार्म नहीं होगा। बट अभी हाल फिलहाल में ये हुआ है कि जो अमेरिकन एप्पल्स हैं उनमें इंपोर्ट ड्यूटी को रिलैक्स प्रोवाइड किया गया है, मतलब कि इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया है, जो कि कश्मीर वैली के ग्रोअर्स हैं, मतलब जो फार्मर्स हैं जो एप्पल को ग्रो करते हैं उनके लिए थोड़ी सी ये चिंता की बात सामने आ रही है। ओके, अब ऐसा क्यों किया गया है हमें ये नहीं पता गया है, बताया जा रहा है कि अब देखिए यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन टू रिलैक्स 20% ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन एप्पल्स इंपोर्टेड फ्रॉम यूएस एट द रिसेंटली कंक्लूडेड G20 समिट लेफ्ट ऑर्किड्स इन द कश्मीर वैली जिट्री। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो 20% कस्टम ड्यूटी है जो हम यूएस से इंपोर्ट करते हैं उसमें हम 20% कस्टम ड्यूटी को क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, कम करेंगे। तो यहाँ पर जो कश्मीर वैली के आपके फार्मर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी चिंता की बात सामने आ रही है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल डिक्लेरेशन रीअफर्म्स G20 इज अ बॉडी फॉर इकोनॉमिक टाइज नॉट जियोपॉलिटिकल सीज चाइना। ओके, नाउ यहाँ पर चाइना ने ये कहा है कि G20 क्या है, जैसे कि डिक्लेरेशन में यहाँ पे क्या रीअफर्म किया गया कि G20 एक बॉडी है किसके लिए, इकोनॉमिक टाइज के लिए, नॉट अ जियोपॉलिटिक्स के लिए। जियोपॉलिटिक्स की अगर हम बात करें G20 आपका बना क्यों था, इसको आपका रीजन अगर बताया जाए तो जब वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं सो इकोनॉमिक क्राइसिस से डील करने के लिए यहाँ पर इस ग्रुप को बनाया जाता है, जिससे हम क्या कर सके, कंट्रीज के बीच में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको स्ट्रेंथ, मतलब कि इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथ किया जाए। यहाँ पर कोई भी जियोपॉलिटिक्स को नहीं लिया गया है। अब ये कहा जा रहा है जैसे कि G7 को हम देखते हैं, जब G7 की यहाँ पे समिट हुई थी उसमें ज्यादातर जो मेन फोकस था उसके पर था रशिया और यूक्रेन पर था, चाइना को किस तरीके से काउंटर करना है,
ठीक है। लेकिन हम G20 के समिट में देख रहे हैं तो चाइना ने ये कहा है, मतलब कि एक उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि G20 में अगर हम डिक्लेरेशन में ये रिअफर्म किया गया कि ये जो G20 है आपका, वो क्या है, एक इसमें इकोनॉमिक टाइज, ये बॉडी जो है इसमें हम इकोनॉमिक टाइज के लिए, ना कि जियो पॉलिटिक्स के लिए, मतलब कि रशिया यूक्रेन वॉर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सारी चीजों के लिए नहीं है, ये इकोनॉमिक टाइज के लिए है। इस चीज को चाइना के द्वारा प्रेस किया गया है। ओके, सो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने ये कहा है कि जो आपका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इनिशिएटिव है, इसको भी वेलकम किया है बीजिंग ने। ओके, और फॉरेन मिनिस्ट्री सेज चाइना's पोजीशन ऑन यूक्रेन इशू इज क्लियर। उनका जो यूक्रेन इशू है उस पर चाइना का जो पोजीशन है वो क्लियर है। और ये क्या है, ये भी कहा है कि ये जो G20 है वो एक इकोनॉमिक टूल नहीं बना, मतलब यहाँ पर हमने यूक्रेन क्राइसिस की बात की बट इतने ज्यादा उसको हमने फोकस नहीं किया। जो हमारे अदर टेंशन्स थे, जैसे कि हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, टूरिज्म की बात करते हैं, टेररिज्म की बात करते हैं, इन चीजों पर हमारा ज्यादा फोकस किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ब्राजील विल फोकस ऑन इनइक्वालिटी ड्यूरिंग G20 प्रेसिडेंसी। अब हमारी नेक्स्ट प्रेसिडेंसी किसके पास है, ब्राजील के पास है। तो ब्राजील ये कहा जा रहा है कि उनकी जो नेक्स्ट G20 प्रेसिडेंसी होगी वो मेनली किस पर फोकस करेंगे, इनइक्वालिटी पर फोकस करेंगे। इनइक्वालिटी मतलब इनइक्वालिटी इन हेल्थ, इन एजुकेशन। ओके, सो इनइक्वालिटी रिलेटेड टू आपका रेस आ जाता है, रेस, कास्ट, जेंडर, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो इन चीजों पर हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आपका फोकस करेंगे। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो नेक्स्ट वन इज कोटा पुलिस कोचिंग सेंटर जॉइन हैंड्स टू हेल्प स्टूडेंट्स एड्रेस मेंटल हेल्थ इशू। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप सोशल इशू से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। 2013 के बाद से देखेंगे, आप सभी को कोटा के बारे में पता होगा, जहाँ पर हम जो आपका नीट होता है, नीट का एग्जाम होता है, जेईई के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए वहां पर जाते हैं बहुत सारे बच्चे। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे 2013 के बाद से टोटल 23 स्टूडेंट्स ने क्या किया, सुसाइड कर लिया है ड्यू टू डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन। क्योंकि वहां पर बच्चे जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, ना तो फैमिली सपोर्ट होता है, ज्यादा से ज्यादा जो प्रेशर होता है किसका होता है, स्टडीज को होता है, पढ़ाई का होता है। तो 23 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर, ये जो डेटा सामने निकल कर आया है यहाँ पर, जिसमें 23 स्टूडेंट्स ने 2013 के बाद से अब तक मतलब कि सुसाइड कर ली है। अब ये कहा जा रहा है कि इस इशू को हम कैसे एड्रेस करेंगे। सो कोटा पुलिस और कोचिंग सेंटर्स ने एक साथ मिलकर यहाँ पे ये कहा कि जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज है इसे हम एड्रेस करेंगे। तो इसे कैसे एड्रेस किया जाएगा, यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, इनिशिएटिव लिए गए हैं, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शंस। हम यहाँ पर करेंगे, अगर आपको जो भी सुसाइड रेट्स इसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बच्चों को यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप यहाँ पर जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, जो भी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है, उनके साथ आप क्या करेंगे, यहाँ पर कनेक्ट होंगे, उनसे आप हेल्प मांगेंगे। और कोलैबोरेशन किया गया है पेरेंट्स के साथ भी, यहाँ को कोलैबोरेट किया है कि बच्चों को किस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ये एक तरीके से, क्योंकि क्या है, जर्नी है, जब तक मेंटली वो वेलबींग नहीं होंगे, मेंटली वो यहाँ पर हेल्दी नहीं होगा कोई भी बच्चा, तो आप उसे कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आगे फ्यूचर में वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाएगा। ओके, सो सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर जो पुलिस है और कोचिंग सेंटर, उन्होंने एक, हम कह सकते हैं ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप्स हैं, जिससे हम एक साथ में आकर हम यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे हम सुसाइड्स को प्रिवेंट कर सकें। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, आफ्टर अ ईयर्स डिले CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड फॉर 2022 अनाउंस। यहाँ पर क्या हुआ था, 2022 का जो अवार्ड है, एक साल का जो नियरली एक साल का जो अवार्ड था, ये पब्लिश होता है हर साल 26 सितंबर। बट यहाँ पर एक साल इसमें क्या होता है, इसका जो अवार्ड था उसको अनाउंस नहीं किया गया था। इसका क्या रीजन था, इसका रीजन भी नहीं दिया गया। बट आफ्टर एक साल के डिले के बाद यहाँ पर CSIR ने क्या किया, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड को यहाँ पर अनाउंस किया है। अब ये अवार्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये अवार्ड किसको दिया जाता है, जो भी यहाँ पर साइंटिस्ट होते हैं, इंडियन वर्कर्स होते हैं, जिन्होंने यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसमें मतलब कि कोई फंडामेंटल रिसर्च की हो, बहुत अच्छा काम किया हो, तो यहाँ पर उनको क्या मिलता है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है। इसका जो ओरिजिन देखें तो मतलब कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडियन वर्किंग इन इंडिया आर ऑल्सो एलिजिबल। मतलब कि जितने भी आपके इंडियन सिटीजन्स हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब जो पर्सन इंडियन ओरिजिन है और वो लोग जो इंडियन सिटीजन हैं उसको ओवरसी कर रहे हैं, वो भी क्या है, इस अवार्ड के लिए यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। ओके,
इसमें हम प्राइस बात करते हैं जो भटनागर, ये 45 ईयर से जो कम एज के साइंटिस्ट होते हैं उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है। तो वेरियस यहाँ पे फील्ड्स जैसे कि बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, मैथमेटिकल साइंस, मेडिकल साइंस की बात करें, फिजिक्स, अर्थ एटमॉस्फेयर, ओशन और प्लानिटरी साइंस, तो इन सारी फील्ड्स में क्या होता है, ये अवार्ड दिया जाता है। ये जो अवार्ड होता है इसमें 5 लाख रुपीज का क्या होता है, आपका कैश प्राइज होता है। ओके, सो द डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR अनाउंसेस द नेम ऑफ रेसिपिएंट्स ऑन 26 सितंबर। द CSIR फाउंडेशन सेज द डायरेक्टर CSIR। ओके, तो अभी इसमें क्या हो गया था, 1 साल का डिले हो गया था। हर साल इसको अनाउंस किया जाता था, बट इसमें क्या हो गया था, 1 साल का डिले हो गया था। तो अभी इस अवार्ड को क्या किया गया, आपका अनाउंसमेंट इसका हुआ है। ओके, सो देखिए न्यूज और आर्टिकल्स तो हमारे यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। सो आज का हमारा क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो प्लांट है आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है। तो हम अल्फलाफ की बात फलफाफ की बात करते हैं। तो ये जो प्लांट है इसको हम मेथी का भी बोलते हैं। आप लोग घर में मेथी खाते होंगे ना, है ना। तो ये जो होता है आपका प्लांट नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं होता। तो फर्स्ट वाला आपका मतलब नहीं, सॉरी, ये वाला होता है, सेकंड वाला होता है, सॉरी फर्स्ट वाला होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है। सेकंड हम बात करते हैं अमरनाथ की। हाँ, अमरनाथ यहाँ पर आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं होता है, तो सेकंड आपका यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड हम बात करते हैं चिकपी की। तो चने वगैरह जो छोले होते हैं, तो ये आप लोगों को पता है कि जो आपके ग्राम्स होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स होते ही होते हैं। तो थर्ड वन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। फोर्थ हम बात करते हैं क्लोवर की। तो क्लोवर भी आपके क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट होते हैं। तो फोर्थ भी आपका करेक्ट होता है। अब हम गुल्फा की बात करते हैं। तो जो गुल्फा होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट नहीं होता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। स्पिनच की बात करते हैं, स्पिनच भी आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट नहीं होता है। सो आपका राइट ऑप्शन निकल कर आता है ए, 1, 3 एंड 4 ओनली। तो आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरे प्लांट्स के यहाँ पर डायग्राम भी दिए गए हैं, आप इससे देख सकते हैं। तो चिकपी और चिकपीज एनुअल लेगमी इज अ फैमिली ऑफ फैबिकेस। क्लोवर की बात करते हैं तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है आपका। अमरनाथ क्या है, कॉस्मोपॉलिटियन जीनस एनुअल और शॉर्ट लिव्ड मतलब कि प्लांट होता है। ये मतलब कि थोड़े टाइम के लिए होता है, बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता, इसलिए नाइट्रोजन फिक्सिंग में हमारी हेल्प नहीं करता है। स्पिनच क्या होती है, आपकी ग्रीन कलर की लीफिंग प्लांट होती है, नेटिव टू सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया। इट इज अ ऑर्डर टू मतलब कि इसलिए क्या होता है, ये आपका ये नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है। ओके, सो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, 1, 3 एंड 4 ओनली। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होगा। सो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।